जो भी व्यक्ति विकास के लिए खड़ा है उसे हर एक रूढ़िवादी चीज की आलोचना करनी होगी, उसमें अविश्वास करना होगा और उसे चुनौती देनी होगी। शहीद ए आजम भगत सिंह के ये विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर खास गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स से आह्वान। स्वच्छता, डिजिटल भुगतान और वोकल फॉर लोकल अभियानों के बारे में लोगों को करें जागरूक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में महिलाओं की समुचित भागीदारी की बात। न्याय व्यवस्था में ऑनलाइन सुविधाओं की तारीफ। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए भवन का किया शिलान्यास। उपराष्ट्रपति ने संसद की संप्रभुता पर सवाल उठाने वालों पर साधा निशाना। कहा, संसद लोगों की अपेक्षाओं का केंद्र। विधायिका को भी बताया अंतिम निर्णय निर्माता। एशियाई खेलों में 5वें दिन भारत की शुरुआत। वुशु में सिल्वर मेडल से भारतीय निशानेबाजों का दबदबा जारी। 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में जीता गोल्ड। महिलाओं की 50 मीटर राइफल में सिफत कौर समरा को मिला स्वर्ण। और आज अनंत चतुर्दशी का त्योहार। 10 दिनों तक सेवा कराने के बाद गणपति लेंगे विदा। देश भर में गणपति विसर्जन के लिए विशेष प्रबंध। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में उच्च न्यायालय के नए भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करना एक क्रांतिकारी कदम है। राष्ट्रपति ने अदालतों में लंबित मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने विवादों के वैकल्पिक समाधान के लिए व्यवस्था को जरूरी बताया। राष्ट्रपति ने वंचित वर्गों के लोगों को निःशुल्क न्याय दिलाने के लिए संस्थाओं से आगे आने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल समेत कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस भवन में महिला अधिवक्ताओं के लिए भी एक अलग बार रूम प्रस्तावित है। मुझे विश्वास है कि ये व्यवस्था न केवल महिला अधिवक्ताओं के लिए बल्कि महिला वादकारियों के लिए भी सुविधाजनक होगी। महिलाओं का सशक्तिकरण एक समावेशी भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है। पिछले सप्ताह ही संसद में महिलाओं के लिए केंद्र और राज्य के सदनों में 33% सीटें आरक्षण करने का अधिनियम पारित हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जोधपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ संवाद किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। यह ऐसा कदम है जिसका लोगों को वर्षों से इंतजार था। There can be no greater force in a democracy than the student power. Then the youth power. If Bharat will be at 2047 when it celebrates centenary of its independence. I may not be around. Some of us may not be, others will be. But you are the foot soldiers. You will have to take Bharat at pinnacle on your shoulders. And that you can do only by subscribing to our democratic values, our civilizational ethos, our work culture. We must learn to place interest of the nation ahead of anything else. This is not optional. This is not compulsive. This is the only way. As citizens of Bharat, we have no option but to always think of our motherland. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर से आह्वान किया
कि वे स्वच्छता, डिजिटल भुगतान और वोकल फॉर लोकल अभियानों के बारे में अपने काम के जरिए जागरूकता फैलाएं। उन्होंने कहा कि देश को जगाइए, एक आंदोलन खड़ा करिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वो बीते 15 वर्षों से YouTube चैनल के जरिए देश और दुनिया से जुड़े रहे हैं। करीब 5000 कंटेंट क्रिएटर्स को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका उत्पाद लोगों को प्रभावित करता है और उनके पास इसे और अधिक प्रभावी बनाने का मौका है। उन्होंने कहा कि हम साथ मिलकर करोड़ों लोगों को आसानी से महत्वपूर्ण मामलों को समझा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने YouTube कंटेंट क्रिएटर्स से अपनी प्रायोरिटी में स्वच्छता को शामिल करने का आग्रह किया। हमारे देश में स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर इतने सारे प्रोडक्ट बनते हैं। हमारे स्थानीय कारीगरों की स्किल लाजवाब होती है। इन्हें भी आप अपने काम के जरिए प्रमोट कर सकते हैं। भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने में मदद कर सकते हैं। पिछले 9 सालों में स्वच्छ भारत एक बड़ा अभियान बना। सभी ने अपना योगदान दिया। बच्चों ने इसमें एक इमोशनल पावर ला दी। सेलिब्रिटीज ने इसको ऊंचाई दी। जन जन ने इसको भारत के कोने कोने में एक मिशन बना दिया। और आप यूट्यूबर्स ने क्लीनलीनेस को और कूल बना दिया। लेकिन हमें रुकना नहीं है। जब तक ये स्वच्छता भारत की पहचान न बन जाए, हम रुकेंगे नहीं। इसलिए आप में से हर एक की प्रायोरिटी में स्वच्छता जरूर होनी चाहिए। YouTube फैन फेस्ट इंडिया 2023 में प्रधानमंत्री ने लोगों को डिजिटल पेमेंट के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। साथ ही यूट्यूबर्स से अपने काम के जरिए लोकल उत्पादों को प्रमोट कर उन्हें ग्लोबल बनाने में मदद करने को कहा। यूपीआई की सफलता के कारण भारत आज दुनिया की डिजिटल पेमेंट्स में 46% हिस्सेदारी रखता है। आप देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल पेमेंट के लिए प्रेरित करें। अपने वीडियोज के माध्यम से आसान भाषा में उन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखाएं। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के साइंस सिटी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 साल पहले हमने एक छोटा सा बीज बोया था, आज वो इतना विशाल वट वृक्ष बन गया है। प्रधानमंत्री ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि बरसों पहले मैंने कहा था कि वाइब्रेंट गुजरात सिर्फ ब्रांडिंग का आयोजन भर नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर बॉन्डिंग का आयोजन है। ये बॉन्ड मेरे और गुजरात के 7 करोड़ नागरिकों और उनके सामर्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि भारत आने वाले वर्षों में विश्व की 3 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। उन्होंने देश के व्यवसायियों और निवेशकों से उन उभरते क्षेत्रों में निवेश करने की अपील की जिनमें देश के विकास और भारत को 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की अपार संभावनाएं हैं। वाइब्रेंट गुजरात की सफलता इसकी विकास यात्रा से भी समझी जा सकती है। 2003 में इस समिट से कुछ 100 पार्टिसिपेंट्स और डेलीगेट जुड़े थे। बहुत छोटा सा कार्यक्रम था। आज 40,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स और डेलीगेट्स इस समिट में हिस्सा लेने के लिए आना शुरू हुए हैं। 2003 में
इस समिट में सिर्फ गिनती भर देशों का पार्टिसिपेशन था। आज 135 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 2003 में इस समिट की शुरुआत में 30 के आसपास एग्जीबिटर्स आए थे। अब 2000 से अधिक एग्जीबिटर्स इस समिट में आते हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात के अहमदाबाद में साइंस सिटी का दौरा भी किया। उन्होंने रोबोटिक्स गैलरी, नेचर पार्क, एक्वेटिक गैलरी और शार्क टनल का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लगाई गई एक प्रदर्शनी को भी देखा। रोबोटिक्स गैलरी में रोबोटिक्स की अपार संभावनाओं को शानदार ढंग से प्रदर्शित किया गया है। रोबोटिक्स गैलरी में DRDO रोबोट, माइक्रोबॉट्स, एक कृषि रोबोट, मेडिकल रोबोट, स्पेस रोबोट और बहुत कुछ प्रदर्शित किया गया है। इन शानदार प्रदर्शनों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल, विनिर्माण और दैनिक जिंदगी में रोबोटिक्स की परिवर्तनकारी क्षमता स्पष्ट रूप से नजर आती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर प्रसन्नता हुई कि ये प्रौद्योगिकियां किस प्रकार से युवाओं में जिज्ञासा जगा रही हैं। साइंस सिटी में जलीय गैलरी, जलीय जैव विविधता और समुद्री आकर्षणों का एक महोत्सव है। यह हमारे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संवेदनशील लेकिन गतिशील संतुलन का उल्लेख करता है। यह न केवल एक शिक्षाप्रद अनुभव है, बल्कि समुद्र के अंदर की दुनिया के संरक्षण और इसके सम्मान के लिए आह्वान भी है। मनमोहक गुजरात साइंस सिटी के भीतर नेचर पार्क भी है, जहां का प्रधानमंत्री ने दौरा किया। नेचर पार्क एक शांत और आकर्षण से परिपूर्ण स्थल है। पार्क में एक मिस्ट गार्डन, शतरंज उद्यान, सेल्फी पॉइंट, मूर्तिकला पार्क और एक आउटडोर फूल भुलैया है। प्रधानमंत्री ने प्रकृति प्रेमियों और वनस्पति शास्त्रियों से इसे देखने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि ये पार्क न केवल जैव विविधता को बढ़ावा देता है, बल्कि लोगों के लिए एक शैक्षिक मंच के रूप में भी काम करता है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने जोहान्सबर्ग में 9वें ब्रिक्स संसदीय मंच को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा विकासशील देशों के दृष्टिकोण का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य अफ्रीका के साथ अपने जुड़ाव का विस्तार करना है। सम्मेलन का विषय अफ्रीका मुक्त व्यापार समझौते के त्वरित कार्यान्वयन के लिए, ब्रिक्स और अफ्रीका साझेदारी को गहरा करने के लिए बहुपक्षवाद और संसदीय कूटनीति का उपयोग करना है। भारत और अफ्रीका के बीच घनिष्ठ संबंधों पर जोर देते हुए उपसभापति हरिवंश ने कहा कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते ऐतिहासिक, भौगोलिक और आर्थिक संबंधों से बंधे हुए हैं। India has always been a staunch supporter of multilateralism. It is because we believe that the world is one family, that is based on our ancient philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. Theme of the recent G20 summit held in New Delhi was One Earth, One Family, One Future. Multilateral engagement has always been a core tenet of India's foreign policy. A co-founder of the non-aligned movement, also a founding member of G77. Today, India is actively involved in the global affairs, whether it is G20, BRICS, UN reforms, climate change negotiations, or WTO. In all such forums, India, along with the other like-minded countries, is striving to create a more inclusive and multilateral global governance architecture.
9वां P20 शिखर सम्मेलन 12 से 14 अक्टूबर को नई दिल्ली में संसद द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद। सम्मेलन में G20 देशों और आमंत्रित देशों के निचले सदन और उच्च सदन के अध्यक्ष भाग लेंगे। Discover the beauty of Kashmir, the Dal Lake and mountains, and also the rich cultures and welcoming people here. आज अनंत चतुर्दशी है और 10 दिनों तक सेवा कराने के बाद भगवान गणेश आज विदा लेने वाले हैं। मुंबई, भोपाल, इंदौर और राजधानी दिल्ली सहित देश भर में गणपति विसर्जन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार गणेशोत्सव के दौरान परंपरा और आधुनिकता का संगम देखने को मिला। एक गणेश पंडाल ने तो चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को अपनी झांकी में ज्यों का त्यों प्रदर्शित कर दिया। मिलाद उन नबी के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिलाद उन नबी पर अपने संदेश में कहा कि मिलाद उन नबी के अवसर पर जो पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, मैं सभी साथी नागरिकों, विशेषकर हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। पैगंबर मोहम्मद ने दुनिया को शांति और प्रेम का संदेश दिया है। उनकी शिक्षाएं हमें सद्भाव और भाईचारे के साथ रहने के लिए प्रेरित करती हैं। आइए हम उनके आदर्शों को याद रखें और मानवता के कल्याण के लिए मिलकर काम करें। एशियन गेम्स के 5वें दिन भारत की शुरुआत गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने से हुई। अर्जुन सिंह चीमा, शिव नारवाल और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में गोल्ड जीता। वहीं वुशु महिलाओं के 60 किलो फाइनल में रोशी बिना भले ही चीन की वू जिया ओवई से 2-0 से हार गईं, लेकिन हार कर भी देश के लिए 23वां मेडल जीतने में कामयाब रहीं। 6 स्वर्ण, 8 रजत और 10 कांस्य पदकों के साथ भारत के कुल 24 पदक हो गए हैं। आइए आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं एशियाड 2023 के चौथे दिन का प्रदर्शन।
ऑस्ट्रेलिया ने भारत को राजकोट वनडे में 66 रनों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 352 रन बनाए। इसके जवाब में टीम इंडिया ऑल आउट होने तक 286 रन ही बना सकी। रोहित शर्मा ने 81 रनों की अहम पारी खेली। विराट कोहली ने 56 रन बनाए। श्रेयस अय्यर 48 रन बनाकर आउट हुए। रवींद्र जडेजा 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए। कुलदीप यादव को 2 विकेट मिले। प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज को 1-1 विकेट मिला। इस हार के बावजूद भारत ने वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली है। उसने शुरुआती 2 मैचों में ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त दी थी। वनडे विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए अलग अलग देशों की टीमों के भारत आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तान की टीम भी विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंच गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बुधवार को 7 साल में पहली बार भारत के दौरे पर पहुंची। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले वनडे विश्व कप में हिस्सा लेना है। बाबर आजम की अगुवाई वाली टीम दुबई से यहां पहुंची और टीम हैदराबाद में काफी समय बिताएगी। टीम बुधवार को तड़के लाहौर से रवाना हुई थी और रात को यहां पहुंची। पाकिस्तान विश्व कप में नीदरलैंड के खिलाफ अपना अभियान शुरू करने से पहले 29 सितंबर को न्यूजीलैंड और 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभ्यास मैच खेलेगी। अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 28 सितंबर साल 1907 को क्रांति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह का जन्म स्वतंत्रता पूर्व पंजाब प्रांत में हुआ। भगत सिंह ने ताकत के बल पर आजादी दिलाने की ठानी और क्रांति के पर्याय बनकर अमर हो गए। 13 अप्रैल साल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भगत सिंह की उम्र महज 12 साल की थी। साल 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर 1921 में भगत सिंह ने स्कूल छोड़कर गांधी जी के आंदोलन में भाग लिया। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध हुआ, जिसमें अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स के आदेश पर हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर सैंडर्स को मारकर लाला जी की मौत का बदला लिया। सैंडर्स की हत्या ने भगत सिंह को पूरे देश में एक क्रांतिकारी की पहचान दिला दी। 8 अप्रैल 1929 के दिन भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और दोनों ने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। बाद में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों पर मुकदमा चला। ब्रिटिश हुकूमत ने मानवीय संवेदनाओं के खिलाफ जाते हुए अंग्रेजों ने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों की बढ़ती लोकप्रियता और 24 मार्च को होने वाले संभावित विद्रोह की वजह से 23 मार्च 1931 को ही तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी। क्रांति के इन सपूतों की याद में हर वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। सुप्रभात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।